जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है एग्री क्रॉप्स की, उसमें जो मेजर रोल है वो इस 93% स्मॉल फार्मर्स का है और लैंडलेस फार्मर्स का है। लाइफ स्टॉक सारे का सारा लैंडलेस फार्मर कर रहे हैं। ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं विलेज वूमेन, गांव की औरतें जो हैं वो ज़्यादा होल्ड करती हैं लाइफ स्टॉक। हर घर में 1, 2, 4 जानवर होते हैं। पाकिस्तान में मोर देन 70% लोग एग्रीकल्चर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और बाकी जो शहरों में रहते हैं वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है, हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हमारा जो क्राइसिस है एग्रीकल्चर में स्मॉल फार्मर का या मिड फार्मर का, वो है मिडल मैन। जब हमारी क्रॉप आती है गांव में तो वहाँ पे जो लोकल मिडल मैन है, वो जो लोकल मंडी में से लेके जाता है, सबसे पहले वो फार्मर से मिनिमम प्राइस पे क्रॉप बाय कर लेता है। तो मैं आपको ओकाड़ा की मिसाल देता हूँ कि दीपालपुर ओकाड़ा की तहसील है, वहाँ पे जो फार्मर्स ग्रो करता है पोटैटो या वीट या जो भी चीज़ वो ग्रो करता है, उससे वो मिडल मैन परचेज़ करता है, फिर उसे ओकाड़ा भेज देता है। ओकाड़ा वाला जो मिडल मैन है, आड़ती है, वो उसे लेकर लाहौर की मंडी में भेज देता है या कराची की मंडी में भेज देता है। कराची की जो या लाहौर की जो बड़ी मंडी है, वहाँ से वो उससे शॉपकीपर और रेडी वाला ख़रीदता है और वो कंज्यूमर तक लेके जाता है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें कि वो आलू जो 5 रुपये केजी दीपालपुर से चलता है, वो लाहौर पहुँचते पहुँचते 20 रुपये केजी हो जाता है। और अब दो पिस रहे हैं, प्रोड्यूसर को 5 रुपये मिल रहे हैं, कंज्यूमर को 20 रुपये में ख़रीदना पड़ रहा है। उसको 5 रुपये केजी दे के कोई सेविंग नहीं होती, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और बीच में मिडल मैन कमा रहा है। तो एक बहुत बड़ी जो हमारी पॉपुलेशन है वो इसमें दोनों तरफ से एक्सप्लॉइट हो रही है और मिडल मैन पैसे जनरेट कर रहा है। और जो स्मॉल फार्मर है उसका सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि उसको नेक्स्ट क्रॉप लेने के लिए अपनी पिछली क्रॉप जो है वो बेचनी होती है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। उसने पहले ही आड़ती से पैसे लिए होते हैं, वो उसका मकरूज होता है, उससे उसने खाद उठाई होती है, बीज उठाया होता है, जिसकी वजह से वो मजबूर होता है कि उसी को दे, उसी मिडल मैन को या उसी आड़ती को। और सेकेंडली ये कि वो जिस रेट पे दे वो उस पर दे और अगली क्रॉप के लिए फिर दोबारा उससे खाद और बीज दे। लिहाजा कोल्ड स्टोरेज और ये स्टोरिंग की कैपेसिटी उसकी नहीं है, इसलिए वो सस्ते दामों बेच के फिर दोबारा नई क्रॉप लगा देता है। और इनविजिबली वो मालिक नहीं है, वो फार्मर नहीं है, वो इनविजिबली उस मिडल मैन का या इंडस्ट्रियलिस्ट का कारिंदा है। देही इलाकों में जोर था अपने एकर्स बढ़ाने पर। एक्चुअली सिंध में हारी जो होता है वो 50% शेयर क्रॉपर होता है और उस 50% से ही उसका घर चलता है। सारी इन्वेस्टमेंट ज़मींदार की होती है। 6 महीने के बाद जब फसल उतरती है तो उसको कुछ हिसाब मिलता है। अब होता यहाँ यूँ है, शुरू के ज़माने में तो ये होता था कि हारी के पास बैल हुआ करते थे, बैलों से वो हल चलाता था, लैंड को लेबल किया करता था और उसमें वो कोई केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं होता था। ज़मीनों में ताकत हुआ करती थी, तो उस वजह से उसको बेटर यील्ड मिलती थी। हारी की जो मेहनत थी अब वो जा रही है, ट्रैक्टर है, केमिकल फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड से। मिसाल के तौर पर एक हारी ने बैलों से 1 एकड़ ज़मीन का अगर हल चलाया है तो उसका कास्ट कुछ भी नहीं, उस पर ख़र्चा कुछ भी नहीं आया और ट्रैक्टर से 5,000 रुपये फ़ी एकड़ आ गया। 5,000 रुपये, 6,000 रुपये का उसने फर्टिलाइज़र अप्लाई किया 1 एकड़ में और 4 से 5,000 का उसने स्प्रे किया। उसके बाद जब यील्ड हुई तो वो सारे पैसे जब हारी के ऊपर लगे, ट्रैक्टर के, लैंड लेवलिंग के, लैंड प्रिपरेशन के, फर्टिलाइज़र का 50%, पेस्टिसाइड का 50%, तो हारी ऑटोमेटिकली डेबिट में हो गया। हारी को जो चीज़ बचती थी वो यही थी जो उसकी मेहनत थी। तो नए इम्प्लीमेंट आने से हारी कर्ज में डूबता गया। कर्ज में जब गया तो ज़मींदार के उसके तरफ 1 लाख रुपए एक हारी की तरफ रह गए। कभी बारिशें हुई, क्लाइमेट चेंज हुई, तूफ़ान आए, सैलाब आए, फसलें चली गईं, तो हारी की तरफ से ज़मींदार ने जो इन्वेस्ट किया था वो तो डूब गया, वो तो हारी की तरफ रहा ही रहा। जब हारी की तरफ 1 लाख रुपया रह गया या 50,000 या 10,000 किसी की तरफ भी रह गए तो ज़मींदार ने उससे जबरन काम लेना शुरू किया कि भाई ये काम करो, तुम मेरे कर्जी हो, तुम्हें करना पड़ेगा। सिखाएंगे चाय खां बिना माण्हू हली वञे तो पाण अञा खां बिना हली वञे तो जॾहिं पेट में बचण लाइ मानी खाइण लाइ न त पोइ किथे थो हलिजे।
पोइ भले इहो अन्न तो पंहिंजो घर जो हुजणु खपे न। केरु ग़रीब खे मन ॿ मन अन्न जा हूंदा आहिनि। बरसाति पए थी, बरसाति पए थी, अहिड़ा सितम अचनि। उनका कंट्रोल अब है ही नहीं, क्योंकि वो जो हर चीज़ जो है ना, वो तो है तो ज़मींदार के पास। मिसाल के तौर पर किसी ज़मींदार के पास किसी ने 4 एकड़ गंदम के बोए, उसकी 100 मन हुई, उसका 50% शेयर 50 मन होता है। ज़मींदार ने उसके 50 में से 45 मन अपने यहाँ रख लिए, उसको 5 मन दिए कि भाई ये ले जाओ, क्योंकि मैं 45 मन इसलिए रख रहा हूँ कि आपके ऊपर मेरा इतना कर्जा रहता है। अब वो 5 मन में 15-12 आदमियों की फैमिली कितने महीने गुजारा करेगी? जाहिर है उसके बाद वो भूख पे रहेंगे, उनको क्या नागे पड़ेंगे। एक सुबह का खाना मिला तो दोपहर का ना मिला, फिर ज़मींदार के पास जाएंगे कि भाई हमारे को गंदम दो, और वो गंदम जो उसने ज़मींदार ने उसकी कर्जे में रखी थी 800 रुपये मन, वो उसको फिर लगाएगा, देगा 1200-1500 रुपये मन। उनकी बिकरा जिसे कहें, बेचे जाते हैं लैंड बाय फ्यूडल्स। क्योंकि मैं मिसाल तौर पर ये ज़मींदार हैं, इसका एक फैमिली पे 10 लाख रुपए डेबिट रह गया है। अब वो फैमिली वहाँ से जाना चाहे या न चाहे, लेकिन इस ज़मींदार को पैसों की ज़रूरत पड़ी, इसने इस फैमिली को उठा के उस ज़मींदार को बेच दिया। सवाल भी नहीं कर सकते कि आप हमें क्यों बेच रहे हैं, अगला जालिम होगा या नहीं होगा। वो खामोशी से उठा के अपने वो जो बोरिया बिस्तरें चले जाते हैं। अगर स्मॉल फार्मर कर्जा ले ले तो बैंक वाले ज़मीन उसकी ऑक्शन कर देते हैं, और अगर बड़े बड़े कर्जा ले ले तो स्टेट बैंक कर्जे माफ़ कर देते हैं। जिनके माफ़ होने चाहिए वो गरीब लोग हैं, उनकी वो लेके ऑक्शन लेकर ज़मीन, फिर बड़ा जागीरदार उनकी ज़मीन बाय कर लेता है या कोई मिडल मैन बाय कर लेता है, और वो स्मॉल फार्मर जो है वो ग्रेजुअली वो एग्रीकल्चर से आउट होता जा रहा है। यहाँ की जंग न्यूज़ में है कि उन्होंने जो सर्वे किया 8000 पर एनम खुदकशियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं। उसकी बड़ी वजह यही है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो इशू है स्मॉल फार्मर का, जो हमारी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आना चाहिए, जिसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा, कि जो हमारा विरासत का लॉ है, इसमें बाप के मरने के बाद ज़मीन डिवाइड होती है। जिन लोगों की ज़मीन जब पाकिस्तान बना 50 एकड़ थी, उन लोगों की ज़मीन अब 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ है। इंडिया में उन्होंने जब रिफॉर्म्स की तो इंडियन पंजाब में उन्होंने 17 एकड़ की लिमिट मुकर्रर कर दी कि 17 एकड़ से नीचे डिवाइड नहीं होगी। वो लिमिट जो है डिवीज़न का वजह ये थी कि सब्सटेंशियल यूनिट हो, इतना छोटा यूनिट एग्रीकल्चर का ना हो कि वो सस्टेनेबल ही ना रहे और वो उससे मुनाफा कमा के एक फैमिली अपना गुजारा ना कर सके। और पाकिस्तान में जो विरासत के लॉ की वजह से ज़मीनें डिवाइड होनी शुरू हुई, 79% फार्मर्स के पास 1 से 10 एकड़ तक ज़मीन है, और जब अगली जनरेशन आएगी तो 1 एकड़ के वाले के पास आधा एकड़ रह जाएगी, या 5 वाले के पास 1 एकड़ रह जाएगी, तो वो एग्रीकल्चर सिस्टम से आउट हो जाएगा।